नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। आज इंडिया गठबंधन की चौथी मीटिंग में 28 पार्टी के नेता शामिल हुए। 2 से 3 घंटे तक हुए विचार विमर्श पर कई मुद्दों पर इस दौरान रणनीति बनाई गई। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि 149 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर चर्चा हुई और हमने इसकी निंदा की है और इसे अलोकतांत्रिक बताते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए मिलकर लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया है। वहीं विपक्ष के पीएम उम्मीदवार के सवाल पर खड़गे ने कहा कि पीएम कौन होगा इसका फैसला हम जीतने के बाद करेंगे। हमारा पहला काम है चुनाव जीतना, इसके लिए सीट बंटवारे की डेडलाइन भी तय कर ली गई है। अगले साल लोकसभा चुनाव की तैयारियों और रणनीति बनाने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक दिल्ली के अशोका होटल में हुई। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शरद पवार, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, लालू यादव, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव, केजरीवाल, अखिलेश यादव, स्टालिन, फारूक अब्दुल्ला, सीताराम येचुरी समेत विपक्ष के 28 दलों के बड़े नेता शामिल हुए। विपक्षी गठबंधन के सामने सीट बंटवारा, न्यूनतम साझा कार्यक्रम, हाल के विधानसभा चुनावों में झटके के बाद बीजेपी से मुकाबला करने के लिए संयुक्त रणनीति बनाना मुख्य चुनौती है। बैठक में इन मुद्दों पर विचार विमर्श भी हुआ, लेकिन सीट बंटवारा और पीएम पद के उम्मीदवार का फैसला करना विपक्षी गठबंधन के लिए आसान नहीं होने वाला है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक बैठक में ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव रखा। बैठक के बाद हॉल से निकले सभी नेताओं ने दावा किया कि सभी एक होकर बीजेपी का मुकाबला करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि इंडिया गठबंधन की देश भर में 8 से 10 जनसभाएं होंगी। 30 जनवरी से संयुक्त प्रचार अभियान चलाया जाएगा। 22 दिसंबर को निलंबन के खिलाफ विपक्षी गठबंधन देश भर में विरोध प्रदर्शन करेंगे। लेकिन नेताओं के बयान और उनके पार्टी के एक्शन कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। गठबंधन में सभी दलों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं जो भले ही दलों को मिला दे, लेकिन दिल मिलने वाले नहीं दिख रहे हैं। कई राज्यों में गठबंधन के दल एक दूसरे के दुश्मन हैं। कई राज्यों में गठबंधन के दल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। ऐसे में आपसी दुश्मनी को भुलाना आसान नहीं। पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पंजाब या फिर यूपी हो, गठबंधन के दल आपस में ही उलझे पड़े हैं। ऐसे में सीट शेयरिंग सबसे बड़ा बवाल है। विपक्षी गठबंधन के तमाम नेताओं को भरोसा है कि बीजेपी से मुकाबले के लिए गठबंधन एकजुट है और लोकसभा चुनाव से पहले तमाम मसले निपटा लिए जाएंगे। बीजेपी को भी इस विपक्षी गठबंधन की कमजोरी का पता है कि वो विपक्ष को रोकने के लिए रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। विपक्षी गठबंधन ने मंगलवार को दिल्ली में बैठक की तो इससे एक दिन पहले ही सोमवार को बिहार के नेताओं के साथ अमित शाह ने बैठक कर रणनीति को अंजाम दिया। विपक्षी एकता के मिशन की शुरुआत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी, इसलिए बीजेपी के चाणक्य ने बिहार को चुना। बिहार में मिशन बीजेपी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को डिनर मीटिंग की। बैठक में बिहार से आने वाले बीजेपी के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसद मौजूद रहे। साथ ही बिहार बीजेपी अध्यक्ष, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी बैठक में मौजूद थे। बैठक लगभग 1.5 घंटे चली। बैठक के दौरान अमित शाह ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी सांसदों से फीडबैक लिया। साथ ही सांगठनिक तैयारियों का फीडबैक प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बैठक में दिया। अमित शाह ने सांसदों से कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सांसद अभी से जुट जाएं। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को जोड़कर एक साथ करें, यानी लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों की तैयारी साथ साथ करें। साफ है, विपक्ष गठबंधन कर एनडीए को रोकने की रणनीति बना रहा है, तो बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए भी तैयार है। अब देखना है कि 2024 के मुकाबले में कौन किस पर भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।
तो बीजेपी के विजय रथ पर लगाम की तैयारी में है इंडिया गठबंधन और आज एक बार फिर इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई। क्या कुछ निष्कर्ष निकला इस मीटिंग का, इसको लेकर भी करेंगे चर्चा। और कितना तैयार है इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, इस पर चर्चा करेंगे। कई विशेष अतिथि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता राजेश सिंह जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत आपका राजेश जी। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता रत्नाकर सिंह जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत रत्नाकर जी। हमारे साथ सपा के प्रवक्ता महेश आर्य जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत। और हमारे साथ प्रोफेसर के त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं, आप जेडीयू के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत। राजेश जी, बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन ने आज फिर से मीटिंग की है। चिंताएं बढ़ रही हैं आपकी या नहीं, या उम्मीद है कि विकास का जो पहिया आपने चलाया है वो फिलहाल रुकने वाला नहीं है? देखिए रेशू जी, कि हमारे पास नीति है, नियत है, नेतृत्व है। और नेतृत्व ऐसा है कि दुनिया का सबसे सशक्त नेतृत्व है कि पूरा विश्व आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रहा है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो इनको होनी चाहिए कि बैठक अभी आज खड़गे जी का बयान भी आपने सुना होगा जी, कि अभी कम से कम 8 से 10 बैठक करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि भाई सबसे पहली बात तो सीटों के बंटवारा में कितना घमासान होने वाला है वो अभी आगे आएगा। खैर ये उनके अंदरूनी मामला है, वो क्या करेंगे। और वो बिल्कुल तैयार नहीं है हमसे लड़ने के लिए। कारण क्या है कि रिशु जी देखिए कि अभी तक भारतीय राजनीति में स्वतंत्रता के बाद आपने देखा होगा कि भारत का जो युवा था, अभी 2014 के पहले आपने देखा कि भारत का जो युवा था वो निराश था, गरीब हताश था, महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही थी, किसान परेशान था। उसका कारण क्या था? ठीक है, आपने सबका समाधान कर दिया। आप उपलब्धियां बताएंगे, मुझे पता है। मैं उपलब्धियां सुनने के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ सर, और भी गेस्ट हमारे साथ हैं। मैं आऊंगी, वापस आपके पास आऊंगी राजेश जी। लेकिन जिस बात का अभी जिक्र कर रहे थे राजेश सिंह, महेश आर्य जी, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अभी 8 से 10 बैठक जो है अभी और होंगी। अगर इस तरीके से इंडिया गठबंधन की बैठक ही चलती रही, मीटिंग ही चलती रही, तो चुनाव तो बेहद अब करीब है, ज्यादा समय बचा नहीं है, मुश्किल से 5 महीने मानकर चल लीजिए। तो तैयारियां कब करेंगे आप लोग? देखिए रेशु जी, पूरा गठबंधन का मसौदा तैयार हो चुका है और पहले से तैयार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चिंता होनी चाहिए उधर से जिधर एनडीए की बैठक शुरू से लेके आज तक अभी कोई एनडीए की बैठक नहीं हुई। अकेला चलो रे कि भाई एक चना के पीछे भाड़ फोड़ने के चक्कर में। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया गठबंधन के शुरुआत से लेके अब तक सारा मसौदा तैयार है। सीट शेयरिंग को लेकर के मीटिंग हो रही है और नेक्स्ट मीटिंग में जो भी फैसला होगा आपके सामने आएगा। लेकिन निश्चित रूप से हमारे भाई जो प्रवचन दे रहे थे कि पूरा जो इन्होंने 2014 से लेके 2023 आ गई है, जो इन्होंने वादे किए थे जनता के जनार्दन के सामने, वो क्या पूरे कर पाए हैं क्या? जब एक राम मंदिर के जो भी सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से बना है और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से मंदिर बनवा रहे, श्रेय पूरा लेने को खुद कर रहे हैं। और इनकी देखिए नीयत में इतनी खोट है कि जिन्होंने राम मंदिर, अरे तो आप भी श्रेय ले लीजिए, श्रेय लेने में कौन सी दिक्कत है? राम तो सबके हैं ना, बीजेपी के थोड़ी ना है, ना सपा के हैं, ना कांग्रेस के हैं, ना जेडीयू के हैं। राम तो हर भारतवासी के हैं। आप भी जाइए, आप भी प्रार्थना करिए, आप भी हाथ जोड़िए, क्या दिक्कत है इसमें? श्रेय लेने वाली कोई बात ही नहीं है ना। अब अगर बीजेपी श्रेय ले रही है तो सब ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूरा चुनाव प्रचार में ठीक है, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो निर्माण में हर भारतीय का योगदान भी रहा है, हर भारतीय का योगदान रहा है ना सर। सिर्फ बीजेपी का तो योगदान नहीं रहा है। अगर वो भुनाने की कोशिश करती है तो भुनाने दीजिए। भगवान राम के आधार पर ही होता है, भगवान को लेते हैं, हनुमान को लेते हैं, इनके अलावा इनके पास कोई विजन नहीं है। और दूसरी बात में बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ कि ठीक है, आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के एल.के. आडवाणी जी, आदरणीय मुरली मनोहर जोशी, तमाम नेताओं ने किया। वो कोई भी नेता इस प्रवेश में दिखाई नहीं दे रहे और जो उद्घाटन मौका जा रहा है उनको भी पूरी साजिश के तहत। ठीक है, राम जी की बात करेंगे सर, राम जी की बात करेंगे। देखिए, दिन और रात राम राम ही करना है, लेकिन अभी जरा इंडिया गठबंधन की बात हम कर लेते हैं। प्रोफेसर के त्रिपाठी जी, ये बताइए कि देखिए अब तो लोकसभा चुनाव में ज्यादा समय बचा नहीं है, अभी कहा जा रहा है कि कई और मीटिंग्स होंगी और
जो सीट हैं उनको किस तरीके से शेयर किया जाएगा, अभी इसको लेकर भी कोई साफ तस्वीर दिखाई नहीं दे रही है। तो कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए रेशु जी, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी का जवाब देना चाहता हूँ कि 77 और 74 का इन्होंने नहीं देखा। जब उस समय इंदिरा गांधी को लोग कहते थे इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया, तो उस दौर को भी ये देखें कि उस दौर में जब हम लोग हटाना चाहते थे इंदिरा गांधी को, हम लोग विपक्ष की एकता करते थे या विपक्ष की बात करते थे, तो हम नहीं हटा पाए। लेकिन जैसे ही इमरजेंसी लगी, सारे लोग एक, जैसे जो बाढ़ आ जाता है गांव में, तो एक पेड़ पे उससे सब लोग चढ़ जाते हैं। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आज पार्लियामेंट में एक बड़ा खेल खेला, जिसमें से लगभग 141 एमपी को बाहर किया है। तो कहीं कहीं देश के लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया है। अगर विपक्ष अपनी बात लोकसभा में नहीं रखेगा तो कहाँ रखेगा? तो ये जानिए कि इंडिया गठबंधन दिन प्रतिदिन ये खुद मजबूत कर रहे हैं। और जहाँ तक सवाल है सीट शेयरिंग का, वो फैसला हो गया है। जिन राज्यों में जो लोग सबसे बड़े दल हैं वो सीट शेयरिंग की बात कर लेंगे, और जो सीट शेयरिंग की बात नहीं हो पाएगी, तय नहीं हो पाएगा, उसको इंडिया गठबंधन तय कर दे। अब जैसे बिहार में लालू प्रसाद है, नीतीश कुमार तय करें, उत्तर प्रदेश में अखिलेश तय करें, और वहाँ पे आपके तमिलनाडु में से स्टालिन तय करेंगे। इस तरीके से तय हो चुका है। वो घबराने की बात नहीं है। 38% वोट है विपक्षी गठबंधन, और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन जाएगा। जो 8-10 मीटिंगें कह रही है, वो 8-10 मीटिंगें अन्य अन्य राज्यों में होंगे, जिससे वहाँ के लोगों में एक मैसेज जाए कि इंडिया गठबंधन एक होकर के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करे, और सत्ता को बाहर किया। इसके साथ ही साथ 415 सीटें थी कांग्रेस की, उसको भी बाहर किया बीपी सिंह ने। तो ऐसा सवाल नहीं है, जब लोग इकट्ठा होंगे, जब जनता के सवालों पे चुनाव लड़ा जाएगा तो ये बाहर होंगे। और जनता के सवालों पे चुनाव तो लड़ा ही नहीं है, धर्म के नाम पे चुनाव लड़ा गया, जाति के नाम पे चुनाव लड़ा गया। राजेश जी, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन जरा रत्नाकर जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जरा चर्चा कर लेते हैं। रत्नाकर जी, 5 राज्यों में हुए नतीजों के बाद कहा जा रहा था कि अब कांग्रेस बिग ब्रदर की भूमिका में नहीं रहेगी, तो आपकी नैया का खेवैया कौन होगा? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। ऋषि के 5 राज्यों के चुनाव के बारे में कयास लगा रहे हैं कि हम जो है इन राज्यों में हार गए हैं। 5 राज्यों में 4 राज्यों में हमारी हार हुई है। हेलो, हम कहीं न कहीं हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी, आपकी आवाज मिल पा रही है। तो हम लड़ाई से कहीं बाहर है, ऐसा लोग भारतीय जनता पार्टी ऐसा एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन देखिए, अब पिछला 2019 का ही आंकड़ा उठाकर अगर देख लीजिए तो 5 राज्यों में अगर मैं बात करूं, अगर मेन जो राज्य है राजस्थान है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, इन 3 राज्यों में हम जो 65 सीटें हैं लोकसभा, और इन 65 सीटों में 80 सीट हमने जीता था पिछले लोकसभा चुनाव। तो ये चूंकि हिंदी भाषी और ये उत्तर भारत के जो राज्य हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव ज्यादा है, लेकिन कहीं न कहीं हमारी इस बार कोशिश ये है कि हम इंडिया गठबंधन में अपने घटक दलों के सहयोग से जो वोट शेयर बिखरे पड़े हैं वो एक साथ एकजुट होकर के जो हमारा 3 था पिछले बार, इस बार जो है हम उस आंकड़े को इस तरह से लेकर जाएं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को हम कड़ी टक्कर दे सकें। इसलिए हमने ये गठबंधन बनाया है। और आपको बता दूं, जो बिखरे हुए वोट हैं वो निश्चित रूप से एकत्रित होंगे, और एकत्रित जब होंगे तो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने में बहुत बड़ा एक सहयोग मिलेगा। वो हम इंडिया गठबंधन जो है वो एक उद्देश्य लेके चल रहा है। लेकिन आपके सहयोगी आपको सहयोग देंगे या नहीं देंगे, ये भी तो देखने वाली बात होगी ना रत्नाकर जी, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें हैं लोकसभा की, और मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें आपने, क्योंकि अखिलेश यादव को जिस तरीके से करारा जवाब दिया, तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में इतने आसानी से सपा अब आपको घुसने देगी, क्योंकि बड़ी कठिन डगर है उत्तर प्रदेश की? देखिए, विधानसभा का वो जो है वोट पड़ चुका है, नतीजे भी आ चुका है। हम सारे नेता अब आगे जो चुनाव है 2024 का, उस पर फोकस है। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे अन्य जो इंडिया गठबंधन के दल है,
आने वाले 2024 की लड़ाई जो है लड़ने की, आपने देखा कि हमारे ये चौथा मीटिंग हुआ है, जबकि एनडीए में एक मीटिंग के बाद कोई मीटिंग ही नहीं हुई है। तो हम जो मीटिंग कर रहे हैं कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है। अरे वो मीटिंग करे ना करे, वो जनता का दिल जीत रहे हैं, वो राज्यों को जीत रहे हैं, वो गारंटी दे रहे हैं। आप लोगों के पास कोई है क्या गारंटी देने वाला? रेशु जी देखिए, आज अगर मोदी जी महंगाई कम करने की गारंटी देते, आज अगर मोदी जी अगर बेरोजगारी कम करने की गारंटी देते तो जनता के लिए राहत की बात होती। और मोदी जी किस गारंटी की बात करें? मोदी जी ने तो गारंटी 2 करोड़ रोजगार का भी दिया था, 15 लाख घर पे सबके आएंगे, वो अकाउंट में आएंगे, वो भी दिया था। मोदी जी ने तो बहुत ही महंगाई की मार अब की बात मोदी सरकार की भी गारंटी दिया था। क्या हुआ? महिलाओं की सुरक्षा की भी गारंटी दिया था। तो जनता ये जानती है और समझती है, जनता की आम जिंदगी में, जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो महंगाई से जूझ रही है, जो बेरोजगारी से जूझ रही है, आने वाले लोकसभा चुनाव में ये केंद्रीय मुद्दे हैं, ये पूरे देश के मुद्दे हैं और जनता जो पूरे देश के मुद्दे पे वोट करने वाली है। और निश्चित रूप से सारे घटक दल जो है एक साथ मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। उसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। चलिए ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। पहली बार ऐसा हुआ कि 141 सांसद, ठीक है मैं जवाब ले लेती हूँ। राजेश जी, बचपन में अक्सर हम भी एक कहानी सुना करते थे कि एक लकड़ी होती है तो आसानी से टूट जाती है, 2 होती हैं तो वो भी टूट सकती हैं, लेकिन जब बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी हो जाती हैं तो उनको आप तोड़ नहीं सकते। इसी तरीके से इंडिया गठबंधन अब इकट्ठा हो चुका है तो कहीं ना कहीं उसको तोड़ना इतना आसान नहीं होगा आपके लिए। चुनौती आपके लिए भी है लोकसभा चुनाव में। चुनौती इसलिए नहीं है हमारे लिए कि अभी आपने देखा कि अखिलेश जी मध्य प्रदेश में गए थे, तो भाई वहाँ पे किसने कहा अखिलेश कौन कर रहा था? ये हम थोड़ी कर रहे थे। इसलिए हम लोग कहते हैं कि दल भले मिल जाए लेकिन दिल नहीं मिलता है। और किसी प्रकार ये लोग जनता के सामने दिखाने की भी कोशिश करें कि नहीं दिल भी मिल रहा है, तो जनता नहीं मिलती है। उसका कारण आपने देखा कि 2017 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़ी, लेकिन जनता का दिल नहीं मिला। अच्छा, उसके बाद 2019 में दूसरा प्रयोग इन लोगों ने किया, सबसे बड़े गठबंधन किया समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने, उसका भी हक आपने 2019 में देखा। तो जनता नहीं मिलती। उसका कारण क्या है जी? बहुत बड़ा उसका कारण है कि भारत जब स्वतंत्र हुआ है उसके बाद से इतना मेहनत करने वाला न तो भारत की जनता ने प्रधानमंत्री देखा था, इतना दूर दृष्टिकोण वाला व्यक्तित्व और इतना मेहनती प्रधानमंत्री और इतना मेहनती राजनेता भी नहीं देखा था। उसका कारण चलिए, प्रधानमंत्री की तारीफ करने के बहुत सारे अवसर आएंगे राजेश जी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर नहीं। इंडिया गठबंधन की आज मीटिंग हुई है और ये चौथी मीटिंग है। बीजेपी के विजय रथ पर लगाम लगाने की तैयारियों में इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से जुट चुका है, लेकिन इसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी? क्योंकि आपके तो आधे से ज्यादा मंत्री जेल में हैं। कौन विजय रथ रोकने के लिए सबसे आगे बढ़ेगा? देखिए, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया कि हमारे आधे से ज्यादा मंत्री या हमारे नेता जेल में हैं। हमारे नेता जेल में इसलिए हैं क्योंकि वो बोल रहे थे। संजय सिंह साहब, जब आपने देखा उन्होंने पार्लियामेंट में कहा, उन्होंने मणिपुर के मुद्दे पे बोला तो वो सस्पेंड हो गए। सस्पेंड होने के बाद वो पार्लियामेंट के बाहर धरने में बैठे, तब भी वो बोलते रहे। उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बोलते रहे, तो आज वो जेल में है। एक अच्छा, चाहे आप पार्लियामेंट के अंदर बोलें या पार्लियामेंट के बाहर बोलें, अगर पार्लियामेंट के अंदर बोलेंगे तो सस्पेंड हो जाएंगे, पार्लियामेंट के बाहर बोलेंगे तो शायद आप जेल चले जाएंगे। आज के वक्त में ये हो रहा है। आप देखिए कितने सारे सांसद आज हैं। इतिहास रच दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा जो आज इस बार हुआ है। कितने सारे सांसद सस्पेंड हो चुके हैं। भारतीय जो है, आप देखिए, हम सारे नियमों को समझ रहे हैं। हम जो लोकसभा के नियम हैं, हम राज्यसभा के नियम है, सबके समझ रहे हैं। इससे पहले हमने 89 में भी सस्पेंशन देखे हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार देख रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा नंबर, तो ये तो एक ऐतिहासिक है। देखिए, इस वक्त जरूरत है लोकतंत्र को बचाने की। वो किस तरीके से बचाया जाएगा, उसमें सिर्फ एक ही विकल्प है कि सारे राजनीतिक दल एक साथ आ जाएं, एक साथ एकजुट हो जाएं, एक विचारधारा पे काम करें और देश में एक विकल्प दें। और ऐसा विकल्प दे जो एक ऐसी सरकार बनाए जो लोकतंत्र का सम्मान करे, लोकतंत्र को बचाए और जो भी मुद्दे हैं उन पे
जनता के मुद्दों पे काम करे, ना कि प्रचार पे काम करे, ना कि प्रोपेगेंडा पे काम करे। जो जनता की मुद्दों पे अगर कोई जनता की आवाज उठा रहा है तो उसको सस्पेंड ना किया जाए या उसको जेल में ना डाला जाए, उसको सुना जाए, उसको सुधारा जाए। ऐसी सरकार हम बनाना चाहते हैं, इसलिए हम काम कर रहे हैं। आप दिल्ली मॉडल हमारा जानते ही हैं, दिल्ली मॉडल प्रसिद्ध है। हमने इसी मॉडल पे पंजाब में सरकार बनाई है। हम पूरे देश में अपना विस्तार कर रहे हैं। धीरे धीरे हम अलग अलग राज्यों में अपने जो है संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। आज जो है गठबंधन की बैठक भी हुई। आपने देखा इतने सारे राजनीतिक दल एक साथ एक मंच पे एक जगह जमा हुए। गुजरात में भी आपके 5 सीटें आई थी, 5 विधायक थे, लेकिन उसमें से भी एक ने आपका साथ छोड़ दिया। खैर, लेकिन इससे पहले आप कह रहे थे, बोलने को लेकर चर्चा कर रहे थे और गंभीर आरोप जैसे कि अभी आपने लगाया बीजेपी के ऊपर। राजेश सिंह जी, एक समय था जब कहा जाता था कि बोल के लब आजाद हैं तेरे, लेकिन अब तो सोच समझकर बोलना पड़ता है हर किसी को, क्योंकि पता नहीं बोलने के बाद किसको कब कहां कैद मिल जाए। बोलने पे प्रतिबंध तो 1975 में लगा था, जब इमरजेंसी लगा था। मीसा के तहत जो है 1.5 लाख लोगों को जेल के अंदर भर दिया गया था। और DIR के तहत बोलने पे प्रतिबंध, मीडिया पे लेखक पे प्रतिबंध, किस किस चीज पे प्रतिबंध नहीं लगा था। तो उस इमरजेंसी को ये भारत की जनता ने देखा और उन्हीं के साथ ये गठबंधन करने जा रहे हैं। गठबंधन क्यों करने जा रहे हैं कि जब इनके सारे कारनामे का उजागर हो रहा है, जब 30 साल में किया गया भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है, जब शराब नीति बना करके जनता के खून और पसीने के पैसे और सरकार के टैक्स के पैसे से अपना प्रचार प्रसार करवाया जाता है और पीसमाल बनवाया जाता है, और जब वो उजागर होता है जनता के सामने, तो जब इनके मंत्री सारे जेल जाते हैं तो इनकी समस्या पैदा होती है। तो जिसका लिस्ट लेकर के ये सब से चिल्लाते थे, शोर मचाते थे कि कांग्रेस के इतने सारे भ्रष्टाचारी है, इतने सारे लोग हैं, और संजय सिंह क्या कहते हैं, ये सारे परिवारवादी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, ये देख लीजिए आप जनता दल, ये देख लिया कांग्रेस के लोग। अब उन्हीं के साथ ये गठबंधन नहीं है, ठगों का भाग गठबंधन है। आप अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए, अपने परिवारवाद को बचाने के लिए, वंशवाद को बचाने के लिए, बड़े की राजनीति करने के लिए इन लोगों का ठगों का भाग गठबंधन है। जनता देख रही है, जनता मिलने वाली नहीं है। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ इस पर। अभी आपने सुना कि क्या कुछ कहा महेश आर्य जी, राजेश सिंह ने, और अक्सर इसी तरीके से बीजेपी के तमाम प्रवक्ता, बीजेपी के तमाम दिग्गज इस बात को दोहराते हैं कि ये जो गठबंधन बना है, दरअसल ये इंडिया गठबंधन नहीं है, बल्कि ये ठगबंधन है, और ये एक परिवार की पार्टी को प्रमोट करने के लिए, परिवार कहीं बिखर ना जाए, सब एक साथ रहें, इसलिए इस तरीके से इस गठबंधन को बनाया गया है। देखिए रेशु जी, भारतीय जनता पार्टी के बारे में 140 करोड़ की जनता में जो मैसेज है, तो पूरी तरह सबको पता है कि जुमलेबाज पार्टी अगर इसका नाम रखा जाए या झूठ बोलो पार्टी रखा जाए तो इसमें कोई सहयोग से नहीं होगी। ये लोग ऊपर चढ़ के बोलते हैं, आंकड़े के ऊपर बोलते हैं, आंकड़े लग के बैठते हैं, और उस पर सच्चाई अगर कहा जाए कि भाई आपने जो बोला था तो उसके आंकड़े बताइए, उसमें सच क्या है। जब उन्होंने 15 लाख की बात कही थी तो आज तक एक नया जुमला साबित हो गया। जब उन्होंने किसानों की दोगुनी आय की बात करी थी तो इनके पास देश भूमि में दही जम जाता है। इन्होंने महत्वताओं की रक्षा की बात करी थी तो उसके बारे में आपने देखा कि कितना तांडव हुआ। ये ऐसा लग रहा था कि पूरी तरीके से ये रावण की सरकार है, रामराज की आधार पर, रावण के विचारों पर। जो मणिपुर में कांड हुआ रेशु जी, तो मैं समझता हूँ सर्वनाश सर्व उसी दिन पूरे देश का हो गया, दुनिया ने देखा, और मैं समझता हूँ देश का सबसे ज्यादा। ठीक है सर, तो रावण की सरकार आप कह रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ विभीषण भी तो होते हैं ना। हाउस में आए, बयान दे दें, लेकिन वो प्रधानमंत्री जी महोदय नहीं आए। अभी आपने देखा, पहले मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ। अभी जो आपने कहा, एक सेकंड बस 10 सेकंड, और पूरी संसद जैसे ज्यादा सुरक्षित जगह कोई हो नहीं सकती, उस पे जाकर के जब घुस जाए, इन्हीं की पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सिग्नेचर से पास बने, उस पे आज तक उसकी कार्रवाई नहीं हुई। लगभग 149 सांसद सदन से बाहर कर दिए गए। ये पूरी तानाशाही है, और निश्चित रूप से तानाशाही के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। और चेहरे की बात, ये चेहरा हमारी जनता होगी, इंडिया का चेहरा देश की जनता होगी, और इस जनता के चेहरे पे चुनाव
लड़ा जाएगा। और निश्चित रूप से इनको जो पूरी तरह से इन्होंने नाइंसाफी की है, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की है, संविधान को तोड़ने की पूरी तरह साजिश की जा रही है, इसका जवाब देश की जनता देने जा रही है। आप देख लीजिएगा, राजेश सिंह जी, 141 सांसदों का निलंबन, क्या चाहते हैं कि संसद पूरे तरीके से विपक्ष विहीन हो जाए, विपक्ष मुक्त हो जाए? देखिए, ये भारत की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, भाई लोकसभा राज्यसभा लोकतंत्र का मंदिर होता है। उस लोकतंत्र के मंदिर जो चलता है, जो सेशन चलता है, तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान से चलेगा ना। कि आप वहाँ पे जो आर्टिकल 374 बना है उसके अनुसार चलेगा ना। कि जब वहाँ पे कानूनन जो है वहाँ पे कुछ चीजों पे जब प्रतिबंध लगा है, आप वहाँ पे शॉटिंग मत कर रहे हैं। आप संसद को चलने नहीं दे रहे हैं, आप राज्यसभा को चलने नहीं दे रहे हैं, लोकसभा को चलने नहीं दे रहे हैं। और सबको छोड़िए, वहाँ पे आपने देखा कि उपसभापति उपराष्ट्रपति देश के सभापति महोदय के खिलाफ आप जो कुछ चढ़ाने का काम कर रहे हैं। अरे आपको हो क्या गया? और राहुल गांधी जी फोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। अरे जब हम लोग वो प्रश्न उठाते हैं कि भाई राहुल जी ये क्या कर रहे हैं, जब भी बयान देते हैं या अपने कला से देश को शर्मसार करते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि ये बीजेपी वाले क्या बोल रहे हैं। अरे अब आपने ताजा तभी देख लीजिए ना, भैया सभापति महोदय बहुत चढ़ाने का काम कर रहे हैं, ऐसा मुंह बना रहे हैं। बताइए ये जनता जब देखेगी तो आप। चलिए ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ इस पर रत्नाकर जी से। रत्नाकर जी, जिस बात का जिक्र अभी राजेश सिंह कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा कि हम देश बनाने के लिए निकले हैं, लेकिन विपक्ष वाले सरकार उखाड़ने पर तुले हुए हैं। विपक्षी सांसद मर्यादा में रहकर विरोध करें, लेकिन मर्यादा तो आती ही नहीं है आप लोगों को। लोकतंत्र के मंदिर के भीतर लगातार इस तरीके से हंगामा किया जा रहा है और इसी वजह से ये कार्यवाही हो रही है। रत्नाकर जी, चलिए लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है रत्नाकर जी तक। आतिर जी, इस पर मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगी। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब ने जो है 373 का जिक्र, 374A का जिक्र किया, या जो भी है 373, 374A, राज्यसभा में 255, 256, हम नियम सारे समझ रहे। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं, पहले भी मणिपुर के मुद्दे पे भी हम ये कह रहे थे कि साहब प्रधानमंत्री जी आए बोले। हम आज भी ये कह रहे हैं कि देखिए इतना बड़ा देश में हादसा हो गया, गृह मंत्री जी आए और बोले। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो आपको पूरी दुनिया की बात बता देंगे। आप उनसे किसी भी देश की इस टाइम बात पूछ लीजिए, अर्थव्यवस्था के बारे में पूछ लीजिए, सब बता देंगे। ये नहीं बताएंगे तो ये नहीं बताएंगे कि विवाद जो हो रहा है या जो सस्पेंशन किया गया ये क्यों किया गया, वो सांसद जिनको सस्पेंड किया गया उनकी क्या मांग थी। लेकिन आतिर जी, एक चीज ये भी बताइए ना, आप लोग भी हमेशा यही क्यों चाहते हैं कि कोई भी मुद्दा हो तो देश के गृह मंत्री ही आके बोले, कोई भी मुद्दा हो तो देश के प्रधानमंत्री ही आकर बोले, कोई और आकर ना बोले। ये मुद्दा मामूली मुद्दा नहीं है, गृह मंत्री जी ही आके बोलेंगे या प्रधानमंत्री जी ही आके बोलेंगे। ठीक है, ये जो बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी बोल सकते हैं, लेकिन वो इस पे नहीं बोलेंगे, वो बाकी सारे मुद्दों पे बात करेंगे। उनके पास सारे राज्यों की समस्याएं हैं, उनके पास ये नहीं समस्या कि देश पे इतना बड़ा संकट आया, इतनी बड़ी समस्या हुई, इतना बड़ा हादसा हुआ, इस पे कुछ बोले, कुछ बताएं, कुछ स्पष्टीकरण दें, बताएं आगे कैसे जांच हो रही है। इतने सारे सांसद बोले, देखिए मामूली लोग तो है नहीं, सांसद हैं, चुन के आए हैं, राज्यों से आए हैं, वो कोई बात रख रहे हैं तो उनकी बात को ऑनर करना चाहिए। ठीक है राजेश सिंह जी, आप लोगों का कहना है कि जो सांसद हैं उनका आचरण अच्छा नहीं था, हंगामा कर रहे थे, इसलिए उनके ऊपर ये एक्शन लिया गया है, लेकिन क्या रमेश बिधूड़ी का आचरण अच्छा था? देखिए ऋषु जी, बिल्कुल हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया है कि देश में नकारात्मक राजनीति का कोई स्थान नहीं। तो वो तो अपने स्थान पर जमे हुए हैं ना। नहीं, अभी हाफिज हुसैन जी कह रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी केवल देश के लोगों की समस्या, प्रदेश के लोगों की समस्या पे बात करती है। भाई समस्या पे बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो समस्या है उसको छोड़ के बाकी सारी समस्याओं को उठाती है। जो जिस मुद्दे पे सवाल पूछा जाए आप उस मुद्दे पे जवाब नहीं देते। हमको देश को बनाना है तो हम
प्रवक्ता साहब, आप वो जो मुद्दा आपसे पूछ रहे हैं उस पर जवाब दीजिए। आप पूरी दुनिया की समस्याओं पर सब जवाब दे रहे हैं, हर राज्य की समस्या को निकाल के ला रहे हैं। जो पार्लियामेंट में इश्यू चल रहा है उस पर जवाब दीजिए, उसको एड्रेस करिए। आप अब भी नहीं। प्रधानमंत्री जी ने देश के 13 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाल कर क्यों? अरे सर 13 करोड़, 60 करोड़ लोगों को, हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन लोगों की बात ही नहीं कर रहे हैं सर। मैंने जो सवाल पूछा आपने उसका जवाब मुझे नहीं दिया। ठीक है, महेश आर्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं। और राजेश्वर भाई, उनके हाथ में आपने कटोरा दबा दिया, वो 5 किलो राशन पे जीने को मजबूर हो रहे हैं। उनके स्वाभिमान को जितना चोट आपने पहुंचाई वो आपको माफ नहीं करेगी देश की जनता। 140 करोड़ जनता ने आपको सत्ता इसलिए नहीं सौंपी थी। आपने बोला था कि हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को, बेरोजगार लोगों को नौकरी देंगे, लेकिन आपने नौकरी नहीं दी। आपने कहा था किसानों को जो करेंगे, आपने नहीं की, बल्कि उनके लिए उनकी जमीनों को छीनने का भी काम किया। अगर अच्छे दिन लाने का आपने वादा किया था, अच्छे दिन देश की गरीब जनता को नहीं दे पाए। कुछ चंद दोस्तों के आए हैं जो हमारे दो के नाम से जाने जाते हैं, उनके अच्छे दिन आए हैं। आप कह रहे गारंटी की, मोदी गारंटी नहीं है। अब मोदी जी की मैं समझता हूँ कि जो भी गारंटी नहीं है वो एक्सपायरी डेट की दवाई बन चुकी है, उस पर कोई भी जनता बिलीव करने की स्थिति में नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, बहन बेटियों के साथ आपको देखना क्या करना चाहिए। 150 लोगों को कहाँ से लाइनें पढ़कर आते हैं आप महेश आर्य जी? ये ऐसा नहीं दबेगी। देश की जनता जागरूक है और मैं समझता हूँ इसका हिसाब आपसे लिया जाएगा। आपको भ्रष्टाचारी विपक्ष में नजर आते हैं। रेशू जी, इनसे पूछ लीजिए कि जो बंगाल के कौन से अधिकारी थे, गवर्नमेंट अधिकारी है, उनके पास भ्रष्टाचार के बड़े आरोप थे। कितने इनके पास जो महाराष्ट्र में। चलिए मैं इसी तरीके से अगर चर्चा करती रही तो पूरा जो विषय है उससे ही हम भटक जाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी है इंडिया गठबंधन की। ठीक है, मैं करूंगी, इसको लेकर चर्चा करूंगी, लेकिन फिर किसी और दिन, क्योंकि बहुत देर हमने कुछ विषय से हटकर भी आज चर्चा कर ली है महेश आर्य जी। लेकिन एक बार फिर वापस हम अपने मुद्दे पर आ जाते हैं। मध्य प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस ने आपको तेवर दिखाए थे। अब ये बताइए कि क्या आप उत्तर प्रदेश में सीटों का बंटवारा इतनी आसानी से, इतने सहज तरीके से कर पाएंगे क्या कांग्रेस के साथ? देखिए, कांग्रेस को देखिए जो उन्होंने किया था उसकी सजा उनको वहाँ की जनता ने दी। और मैं समझता हूँ अगर कांग्रेस पार्टी ने हमारे नेता के आदरणीय अखिलेश यादव जी के विमर्श को मान लिया होता, उनके सुझाव को मान लिया होता, तो न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि अन्य स्टेटों में भी कांग्रेस को लाभ मिलता। और उन्होंने नहीं मानी तो उनको नुकसान हुआ। लेकिन वो बात वही। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ, फिर ब्रेक पर भी जाना है। रत्नाकर जी, आपने बात नहीं मानी अखिलेश यादव की, बात मान लेते अखिलेश यादव की तो शायद आज सत्ता आपके हाथों में होती मध्य प्रदेश की। देखिए ऋषि जी, इस पे मैं यही कहना चाहूंगा कि चूंकि ये साफ क्लियर कर दिया गया है हमारे वरिष्ठ जो नेता हैं उनके द्वारा भी कि ये जो गठबंधन हुआ है वो लोकसभा के मद्देनजर ये गठबंधन हुआ है। और अगर हम विधानसभा में इस गठबंधन को अगर कहीं गठबंधन धर्म का पालन करते हैं तो हम बहुत सारी पार्टियां आज समझिए कि मध्य प्रदेश में ये कह रहे हैं कि गठबंधन करने के लिए, कल दूसरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी कहेगी कि हमको वोट सीट शेयर करिए। तो हमारे लिए थोड़ा सा ये मुश्किल टास्क था कि हम जो है क्षेत्रीय पार्टियों से विधानसभा में गठबंधन करें। और रही बात बयानों की, तो मैं एक चीज और भी बता दूं, तो अब यही शायद ये जो आप टास्क आप लोगों ने रखा है लोकसभा के लिए, शायद ये सपा के लिए भी मुश्किल होगा, ठीक उसी तरीके से आम आदमी पार्टी के लिए भी होगा, जेडीयू के लिए भी होगा। पीएम कौन होगा इसका फैसला जीतने के बाद किया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि हमारा पहला काम है चुनाव जीतना। बड़ी आश्वस्त है कांग्रेस कि लोकसभा वो इस बार जीतकर ही रहेगी। देखिए रिशु जी, आपका ध्यान गया कि नहीं गया, लेकिन पूरे देश की जनता का ध्यान गया कि अभी इस बैठक की एक बड़ी बात क्या रही है रिशु जी कि देखिए ममता बनर्जी ने इशारों में ही राहुल गांधी जी का जो नेतृत्व, ये लोग कांग्रेस के लोग जो खुलकर बोल रहे थे कि राहुल गांधी कांग्रेस का नेतृत्व करेंगे या जो इंडी गठबंधन उसका नेतृत्व करेंगे, तो सीधे तौर पे ममता बनर्जी ने कहा कि राहुल गांधी जी का हमें नेतृत्व स्वीकार नहीं है, भाई आप खड़गे जी को बनाइए पीएम उम्मीदवार। एक बात। दूसरी बात, जनता दल यूनाइटेड के लोग क्या बोले
कि भाई मेरे नीतीश जी को आप बनाइए, और उनके एक विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह वो विधायक है जेडीयू के, उनको तो उन्होंने बकायदे कहा, कैमरे के सामने आकर के मीडिया में कहा कि नहीं इसका नेतृत्व जो है नीतीश कुमार जी करेंगे। उधर सामना में उद्धव ठाकरे जी ने क्या कहा, संयोजक का पद हमको चाहिए। सभी को मालूम है संयोजक कितनी बड़ी चीज होती है अगर कोई गठबंधन। इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारा एनडीए गठबंधन है वो त्याग की भावना से बनाया गया है। किसी की कम भी रहती है। अगर नीतीश कुमार को हमारे जब गठबंधन में थे, हमने उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम तब किया था जब उनकी सीटें उतनी नहीं थी, वो हमसे छोटा दल थे, क्योंकि हमारे अंदर त्याग की भावना रहती है। और हम केवल बोले कि लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए और बात के लिए गठबंधन करते हैं। अगर हम गठबंधन करते हैं, आप देखिए कि अगर हमने अपना दल से गठबंधन किया है तो हम लोकसभा में भी सीटें शेयर होती है, विधानसभा में शेयर सीटें होती है। तो हम त्याग की भावना से काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने जो सहयोगी दल होते हैं, एनडीए के जो बाकी दल होते हैं, उनके लिए हम त्याग करते हैं। और वो भी आप उनसे जब पूछेगी, चाहे कैमरे में पूछे चाहे गुप्त रूप से पूछे, सीधे कहेंगे हमारा प्रधानमंत्री क्यों आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उसमें कोई शंका नहीं। चलिए ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ इस पर। रत्नाकर जी जिस बात को अभी राजेश सिंह भी कह रहे थे कि ममता बनर्जी ने कहा है कि राहुल का नेतृत्व हमें स्वीकार नहीं है, खड़गे बने तो चलेगा। कल को ये भी हो सकता है कि कोई कहे कि नीतीश कुमार को आगे लेकर आइए, कोई कहे ममता बनर्जी को आगे लेकर आइए। तो अब समय तो बहुत कम बचा है। अगर यही सब चीजें चलती रही तो कैसे हो पाएगा, कैसे मिलकर चुनाव लड़ेंगे आप लोग? रेशु जी देखिए, इंडिया गठबंधन में अभी कौन प्रधानमंत्री बनेगा इस पे कोई चर्चा किसी भी शीर्ष नेता के द्वारा नहीं किया गया है। हाँ, ये अलग बात है कि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक पार्टियां हैं और पार्टियों के नेता और सपोर्टर हमेशा चाहेंगे कि उनके जो शीर्ष नेतृत्व है वही प्रधानमंत्री बने, और गाहे बगाहे बयान भी आता है उन नेताओं का। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टी जो है निर्णय ले चुकी है कि नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे या फिर ममता बनर्जी ही बनेंगी या अरविंद केजरीवाल बनेंगे। लेकिन सबकी अपनी महत्वाकांक्षा तो है ना रत्नाकर जी। जैसे आपको लगता होगा कि ठीक है अगर हम जीत जाते हैं तो राहुल बने, आतिर हुसैन जी को लगता होगा कि केजरीवाल जी बने, इसी तरीके से महेश जी को लगता होगा कि अखिलेश यादव बने, किसी को लगता होगा कि ममता बनर्जी बने। तो सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा भी यहाँ पर है ना। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब पार्टी के कार्यकर्ताओं की महत्वाकांक्षा जरूर रहेगी और नेताओं की कि उसका जो शीर्ष नेतृत्व है, जो उसका नेता है वही प्रधानमंत्री बने। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, अभी लेकिन बीजेपी तो देखिए ना कार्यकर्ताओं को भी सीएम के पद पर बैठा देती है। आप पीएम के पद पर बैठा पाएंगे? इतनी हिम्मत है आप लोगों के भीतर? प्रश्न अपना दोबारा फिर से पूछिए। मैंने ये कहा कि बीजेपी तो अपने आम कार्यकर्ताओं को भी सीएम के पद पर बिठा देती है। क्या इंडिया गठबंधन के अंदर इतनी ताकत है कि अगर आप लोग चुनाव जीतते हैं तो एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है जो आप लोगों की पार्टी का एक आम कार्यकर्ता भी हो? देखिए रेशु जी, जहाँ तक प्रधानमंत्री बनाने का प्रश्न है, निश्चित रूप से चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे उसके ऊपर निर्भर करेगा। और हम हर वो ऑप्शन, चाहे दलित हो चाहे दूसरे वर्ग का व्यक्ति हो, हर ऑप्शन पे उस पर चर्चा की जाएगी और कौन प्रधानमंत्री सक्षम प्रधानमंत्री बनेगा उस पर निर्णय जरूर लिया जाएगा। लेकिन मेरा एक प्रश्न है छोटा सा, जो राजेश जी अभी कह रहे थे कि इनके यहाँ त्याग की भावना होती है, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि भाई 38 दल तो है इनके पास, लेकिन 38 दलों में त्याग क्यों नहीं दिखाएंगे? ये 25 दल ऐसे हैं जिसमें एक भी सांसद नहीं है और 7 दल ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ एक ही सांसद है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये उन लोगों का गठबंधन है जिनका कोई नीति है, न नियत है, न नेता है। तो वो क्या करेंगे? वो तो मजबूरी है उनके साथ खड़े रहने की। तो हमारे यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ पे सक्षम नेता है, तरफ है, अपने क्षेत्रीय नेता भरे पड़े हैं, चाहे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हो, चाहे दिल्ली में आम आदमी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी हो। तमाम हमारे यहाँ पे ऐसे नेता हैं जो प्रधानमंत्री पद के लिए खड़े हो सकते हैं। अखिलेश भैया को भूल गए आप? के बराबर हो सकते हैं। अखिलेश यादव का नाम नहीं लिया आपने, वो लिस्ट से छूट गया। अखिलेश यादव जी भी हो सकते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। हमारे यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। लेकिन इनके यहाँ नरेंद्र मोदी के अलावा अगर कल को नरेंद्र मोदी जी अगर राजनीति से संन्यास ले लेते हैं तो ये किसके चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे? अभी तक ये कोई तय ही नहीं हो पाया है। आज ये नगर परिषद से लेकर के और लोकसभा का चुनाव तक सब नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है। इनके यहाँ सिर्फ एक ही
नेता बचा है। अगर वो अगर संन्यास ले लेता है तो ये पार्टी पूरी तरह से समाप्त होने के कगार पे खड़ी हो जाएगी, क्योंकि इनकी सेकंड लीडरशिप खड़ी ही नहीं हुई है। हमारे यहाँ इंडिया गठबंधन में तमाम छत्रप नेता हैं और जो अपने राज्यों में जो अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं, और एक साथ जब चुनाव हम लोग लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हम जो है 62% के करीब लेकिन देखिए ना, पुराने लोगों को विश्राम दे रहे हैं, नयों को कमान दे रहे हैं। अभी तो हाल में जो 3 राज्यों में जो सत्ता हासिल की है उसमें हमने देखा भी बीजेपी ने क्या किया। राजेश जी, आप बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन महेश आर्य जी से भी। महेश आर्य जी। रेशु जी, मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जो है कि हाथ ना मुट्ठी खुनखुनाए होती। इनके पास अकेला एक है चेहरा है, उसी से सारे इलेक्शन लड़ते हैं। अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता अगर मोदी जैसे हमारे भाई कांग्रेस साथी बोल रहे हैं कि भाई इनके पास विकल्प है ही नहीं, हमारे पास है तो उसको इनको क्या दिक्कत है। हमारे पास तो एक से एक बढ़ के चेहरा। आदरणीय अखिलेश यादव जी का कार्यकाल देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश को चंपा के रखा, और वहाँ पर किसानों को मुफ्त वो चलता था कि बिजली मुफ्त थी, बोरिंग होती थी वो भी मुफ्त थी, खाद पानी की व्यवस्था थी। ठीक है, आपके पास अखिलेश यादव हैं, आपके पास डिम्पल यादव हैं, आपके पास शिवपाल यादव हैं। परिवार से बाहर कोई है क्या सपा के पास? किया क्या परिवार से बाहर कोई है? चेहरा की बात करें रेशु जी, तो इंडिया के पास पर्याप्त चेहरे हैं, एक से एक रतन भरे पड़े हैं पूरा, उसमें एक से बढ़ के एक। और मैं समझता हूँ कोई भी रतन उठा लो वो मोदी जी से बहुत अच्छा कारगर साबित होगा पूरे देश के लिए, देश की जनता के लिए, देश के विकास के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, सबकी सुरक्षा के लिए। सब सच्चाई ये है। ठीक है, आप लोग कहते हैं कि आपके पास बहुत सारे रत्न हैं, रत्नों की भरमार है, लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि हमारे पास तो एक ही कोहिनूर है। खैर, प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। राजेश जी। ये लोग सही कह रहे हैं, अपनातन जी भी कर रहे थे ना। देखिए ऋषु जी, हम लोग कार्यकर्ता हैं और ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमारे यहाँ नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे, आज वही नरेंद्र मोदी जी है। बाकी सारे कार्यकर्ता नेता एक ही हमेशा रहता है। एक बात। दूसरी बात ये कहते हैं, और नेता ही हमारे यहाँ प्रधानमंत्री बन जाता है, सांसद बन जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है, विधायक बन जाता है। लेकिन ये बताइए कि समाजवाद के नाम पे एक ही परिवार के 45 सदस्य कोई ना कोई चुनाव लड़कर किसी पर, एक ही परिवार के, और एक ही परिवार इनके मुखिया का ऐसा परिवार है कि 25 साल की उम्र के बाद हर व्यक्ति चुनाव लड़ लेता है। तो ये बताइए कि क्या एक ही परिवार में सारे नेता है और पूरे प्रदेश में इनको कोई नेता नहीं मिला? एक बात। दूसरी बात, अगर कांग्रेस में इतने नेता है तो आज अखिलेश जी क्यों कर रहा है कि भैया हम 2 ही सीट देंगे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को? चलिए ठीक है, आपकी 2 बातें हो गई सर। तीसरी बात आतिर हुसैन जी को भी करने दीजिए क्योंकि समय का अभाव है। आतिर जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपकी, क्योंकि इंडिया गठबंधन को एक सूत्र में पिरोने का कार्य है तो नीतीश कुमार ने कर दिया। पार्टियां तो जुड़ गई हैं, लेकिन सबकी अपनी महत्वाकांक्षा है। दिल कैसे मिल पाएगा? और दिल मिलना बेहद जरूरी है लोकसभा चुनाव से पहले। देखिए, सबके दिल मिले हुए हैं और ये एक गठबंधन है, और इस गठबंधन में सभी पार्टियां एक मंच पे एक साथ आई हैं, और हमारे पास एक नहीं बहुत सारे बड़े चेहरे। हमारे पास ममता बनर्जी हैं, हमारे पास अरविंद केजरीवाल हैं, हमारे पास अखिलेश यादव हैं, हमारे पास नीतीश कुमार हैं, और हमारे पास बेशुमार बड़े नेता हैं। तो ना तो हमारे पास नेताओं की कमी है, ना है हमारे पास। राहुल गांधी को आप भूल गए, रत्नाकर जी नाराज हो जाएंगे। राहुल गांधी भी हैं, खड़गे साहब भी हैं। आप बताएं तो मैं 28 के 28 नेता, 28 के 28 दलों के नेताओं की फहरिस्त आपके सामने रख दूं। हमारे पास कोई भी कमजोर नेता नहीं है। ठीक है, यहाँ सब लोग यहाँ सब लोग जो है एक विचारधारा के साथ आए हैं, और आने वाले वक्त में जब हम जीत के आएंगे तो आपसी सहमति से ही प्रधानमंत्री का चेहरा चुन के जनता के सामने हम ले आएंगे। फिलहाल हमारी पार्टी जो है समर्पित है किस तरीके से लोकतंत्र को बचाना है। हमारा वही उद्देश्य है, वही लक्ष्य है, और बौखलाहट जो भारतीय जनता पार्टी में है वो आप देख सकती हैं। उनको चिंता है इस टाइम कि इंडिया गठबंधन में क्या हो रहा है, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन वहां पर लीडर होगा, क्या होगा। उनको अपनी पार्टी से ज्यादा हमारी पार्टी की चिंता है। तो अच्छा रहेगा के लिए तैयार बैठे हैं, इनका पूरा है तोड़ो देखिए, राज करो। पता नहीं आपको कहाँ बौखलाहट दिखाई दे रही है। मुझे तो राजेश जी के चेहरे पर कोई बौखलाहट नहीं दिखाई दे रही, बल्कि मुस्कुराहट दिखाई दे रही है, और सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई दे रही है। राजेश जी चेहरा छुपाने में एक्सपर्ट हैं, इसलिए वो अंदर की आपको बौखलाहट नहीं दिखा रहा, लेकिन वो कहते हैं कि हम ईमानदार बन के आते हैं और 30 साल बना करके फिर सारे मंत्री को जेल दे देते हैं। चेहरा
पाने में अरविंद केजरीवाल जी बाई रहे, कहते हैं हम ईमानदार लोग केजरीवाल जी की गारंटी थी, आज गारंटी की शब्द पे और लोग बात करने लगे हैं। चेहरा सामने है या असली सूरत छुपी रहे, ऐसा आलम है भारतीय जनता पार्टी का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ लोकतंत्र में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।